मैं आज आप लोग को जो है क्लास 11th का जो है लॉगरिथम चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से देखिए, पहले समझते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं, ये सिंबल अगर कहीं भी लिखा रहता है तो इस सिंबल को पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ n टू दी बेस a पढ़ते हैं, या इसको सिंपली जो है आप log n टू दी बेस a भी पढ़ सकते हैं। और इसमें n जो है, इस n को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसमें n को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट के नीचे में जो नंबर लिखा रहता है उसको बेस कहते हैं। आर्ग्यूमेंट के नीचे में a लिखा हुआ है, इसमें a को क्या बोलेंगे? बेस पढ़ेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है log 3 यहाँ बेस 2 है, इसको पढ़ते हैं log 3 टू दी बेस 2 पढ़ेंगे। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट कहलाता है और 2 जो है इसका बेस कहलाता है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे log 5 टू द बेस 7 पढ़ते हैं। इसमें 5 आर्ग्यूमेंट होगा और 7 जो है इसका बेस होता है। क्या पढ़ते हैं ये तो समझ गए। अब याद रखना है, कोई लॉगरिथम जो है डिफाइंड होने के लिए उसका आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। उसका जो बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा, उसका बेस भी अगर पॉजिटिव होता है और बेस अगर 1 के इक्वल अगर नहीं आता है तभी वो लॉग डिफाइंड होता है। और लॉग अगर डिफाइंड रहेगा तो सोचते हैं कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे कि आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। बेस के पावर में जिस नंबर को लेने पर आर्ग्यूमेंट के इक्वल आता है उस लॉग का वैल्यू वही होता है। लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। n भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। अगर ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ अगर सेटिस्फाई करता है तभी ये log n टू दी बेस a जो है वो डिफाइंड होता है। अब जिसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पर log का आर्ग्यूमेंट 16 है जो कि पॉजिटिव है, इसका बेस 2 है ये भी पॉजिटिव है और बेस 1 के इक्वल भी नहीं है, ये log डिफाइंड है। ये बताएं कि log अगर डिफाइंड रहेगा, देखना है कि बेस की पावर में कौन सा नंबर लेंगे आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 2 के पावर में क्या लेंगे तो 16 आएगा, 4। इसलिए log का वैल्यू जो है 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर जब 4 लेते हैं तो 16 के इक्वल आता है। अब जिसे वैल्यू निकालना इसका निकालना log 1000 है, इसका बेस में 10, यहाँ आर्ग्यूमेंट में 1000 है जो कि पॉजिटिव है, इसका बेस 10 है ये भी पॉजिटिव है और बेस 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए log डिफाइंड है। अब बताएं log अगर डिफाइंड रहेगा, देखना है कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे कि आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 10 के पावर में क्या लेंगे तो 1000 आएगा, 3। इसलिए log का वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 10 का पावर जब 3 लेते हैं तो 1000 आता है। अब जैसे मान लिया इसी log का वैल्यू निकालना, log 1 टू दी बेस 5, ये log डिफाइंड है, इसका आर्ग्यूमेंट 1 है, 1 भी पॉजिटिव आएगा,
बेस 5 है, ये भी पॉजिटिव है, और 5 1 के इक्वल भी नहीं आता है, लॉग डिफाइंड है। अब बताएं, लॉग अगर डिफाइंड रहेगा तो देखना है कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो 5 की पावर में क्या लेंगे तो 1 आएगा, 0, इसलिए लॉग का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 5 का पावर जब 0 लेते हैं इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। तो इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी लॉग डिफाइंड आएगा, देखना है कि 10 की पावर में क्या लेंगे तो 1 आएगा, 0, लॉग का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 का पावर 0 जो है ये 1 आता है। लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर 1 के अगर इक्वल आता है तो लॉग का वैल्यू 0 होता है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ पर लॉग का आर्ग्यूमेंट तो 1 है, लेकिन ये लॉग डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड होने के लिए बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, जबकि बेस यहाँ पर 1 आ गया है, इसलिए इसका वैल्यू 1 के 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा। लॉग डिफाइंड रहेगा तब अगर उसका आर्ग्यूमेंट अगर 1 रहता है तब लॉग का वैल्यू 0 आता है। अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना है, ये भी लॉग डिफाइंड आएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और बेस 1 के इक्वल नहीं है, लॉग डिफाइंड है। तो 5 की पावर में क्या लेंगे तो 5 आएगा, 1, इसलिए लॉग का वैल्यू 1 आएगा। लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस अगर इक्वल रहता है तो लॉगरिथम का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ध्यान देना है कि लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लॉग 0 है फिर 0 है, यहाँ आर्ग्यूमेंट बेस इक्वल तो है लेकिन लॉग अनडिफाइंड है। ये डिफाइंड होने के लिए आर्ग्यूमेंट और बेस पॉजिटिव चाहिए, जबकि आर्ग्यूमेंट और बेस यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए इसका वैल्यू जो है 1 नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा। तो जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। इसका प्रॉपर्टीज ए है फर्स्ट नंबर में, log n टू द बेस ए, ये डिफाइंड कब होता है, log n टू द बेस ए को डिफाइंड होने के लिए उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं चाहिए। आर्ग्यूमेंट n है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। log n टू द बेस ए अगर डिफाइंड होगा तो उसका n भी पॉजिटिव आएगा, a भी पॉजिटिव आएगा और a 1 के इक्वल नहीं आएगा, या फिर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी log n टू द बेस a डिफाइंड होता है। यहाँ इफ में IFF इफ का यूज किए हैं, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है, मतलब लेफ्ट से राइट भी ट्रू है और राइट से लेफ्ट भी ट्रू। बताया कि लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट बेस अगर सेम रहता है लॉग का वैल्यू 1 होता है, लेकिन लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। यहाँ आर्ग्यूमेंट और बेस इक्वल आ गया, लॉग का वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू 0 आता है, लेकिन लॉग डिफाइंड भी चाहिए। अब लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है यही होता है, अगर आगे कहीं भी बोल देंगे लॉग का इंपॉर्टेंट रूल क्या है तो आप समझेंगे इसी का यूज करना है। लॉग का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल रहता है उस नंबर को जब बेस के पावर में लेंगे तो उसका वैल्यू आर्ग्यूमेंट के इक्वल आता है। तो यहाँ लॉग का वैल्यू n के इक्वल है तो n को बेस के पावर में लेना है, मतलब b का पावर अगर n लेंगे तो इसका वैल्यू आर्ग्यूमेंट के इक्वल आएगा। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर a है इसलिए इसका वैल्यू a आता है, मतलब log a टू दी बेस b अगर n के इक्वल होता है तो b का पावर n जो है a के इक्वल आता है, या फिर b का पावर n अगर a के इक्वल है तो log a टू दी बेस b जो है वो n के इक्वल आता है। इसलिए यहाँ एरो जो है दोनों साइड लगाना, मतलब लेफ्ट से राइट भी लिख सकते हैं या राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हैं। तो log का इंपॉर्टेंट रूल अगर बोलेंगे आप समझेंगे इसी का बात हो रहा है। अब जिसे इसी का वैल्यू निकालना है तभी समझाएं कि log का वैल्यू जो है जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लेना है। log का वैल्यू यहाँ 3 के इक्वल है, 3 को लेंगे बेस के पावर में तो 2 का पावर 3,
किसके इक्वल आएगा? आर्ग्यूमेंट के इक्वल। यहाँ आर्ग्यूमेंट x है इसलिए इसका वैल्यू x है। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 8 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ बेस में a है और a के पावर में जो लॉग लिखे हैं उसका बेस भी a है। मतलब बेस में अगर a रहे और उसका पावर में जो लॉग रहे उसका बेस भी अगर a रहता है तब इस लॉग का वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की इक्वल आता है। अब ये कैसे आता है इसको समझना। मतलब इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ log n टू द बेस a को x मान लेते हैं। मैंने log n टू द बेस a को क्या करना है? x मानना है। और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी इसका यूज करना है, d नंबर का। तो बताएंगे log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लेंगे। तो यहाँ log का वैल्यू यहाँ पर x के इक्वल है तो x को बेस के पावर में लेना है, a का पावर x आएगा। ये किसके इक्वल आएगा? आर्ग्यूमेंट के इक्वल। यहाँ आर्ग्यूमेंट n है इसलिए इसका वैल्यू n आ जाएगा। अब यहाँ a है तो a लिख लेंगे और a के पावर में यहाँ पर x, और x यहाँ पर किसके इक्वल है? log n टू द बेस a के इक्वल, इसलिए x की जगह पर क्या करते हैं? log n टू द बेस a लिख लेते हैं। फिर इक्वल का साइन है, इक्वल लिखते हैं। इक्वल साइन के बाद n है, यहाँ पर n लिख, वही ना आगे देख रहे हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना है कि बेस में अगर a रहे, अब बेस के पावर में जो log रहे उसका बेस भी अगर a रहता है, मतलब जो बेस यहाँ रहे वही बेस अगर यहाँ भी रहता है तब इसका वैल्यू इस log का जो आर्ग्यूमेंट n है उसी की इक्वल आता है। लेकिन ऐसा तभी आता है जब log डिफाइंड भी होना चाहिए। अब जिस यहाँ देखो, यहाँ बेस में 3 है, अब बेस के पावर में जो log है उसका बेस भी 3 है, मतलब जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पे। इसका वैल्यू जो है, इस log का आर्ग्यूमेंट 7 है, 7 के इक्वल आ जाए। अब लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बेस में -2 है, अब बेस के पावर में जो log है उसका बेस भी -2 है, इसका वैल्यू 9 नहीं आएगा। 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ log अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि log का बेस निगेटिव आ गया, जबकि log को डिफाइंड होने के लिए उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसका वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट के इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला। अब यहाँ log के आर्ग्यूमेंट a है, उसके पावर में n है। log के आर्ग्यूमेंट के पावर में कोई नंबर रहता है, उस नंबर को बाहर कर देते हैं और log में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका अपोजिट भी याद रखिएगा कि कोई नंबर अगर log में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्ग्यूमेंट के पावर में लिख सकते हैं ना। आर्ग्यूमेंट के पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसको बाहर करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्ग्यूमेंट के पावर में लिख सकते हैं। अब ये कैसे आता है इसका एक्सप्लेनेशन समझना, मतलब इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जितना भी log रहेगा, मैंने LHS RHS में जो भी log का टर्म है उसको कुछ लेट कर लेंगे। एक log आपका LHS में, इसको x मान लेते हैं, और एक log आपका RHS में है, इसको y मान लेते हैं। LHS वाले log को x मान लेते हैं और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी यूज करते हैं log का इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी डी नंबर में बताया है। तो log का वैल्यू जो है जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लेते हैं। x के इक्वल है तो x को बेस के पावर में लेना है, b का पावर x आर्ग्यूमेंट के इक्वल आता है। आर्ग्यूमेंट यहाँ a टू दी पावर n है, इसके इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के स्टॉप कर देते हैं। अब एक log जो है यहाँ पर RHS में आ गया, इसको पहले y मान लेते हैं। log a टू दी बेस b को y लेट करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर यहाँ d का यूज करना है, तो log का वैल्यू यहाँ पर y के इक्वल है तो y को बेस की पावर में लेंगे तो b का पावर y आ जाएगा।
इसका वैल्यू, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ए है, ए के इक्वल आता है। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन ए में जहां पर ए देख रहे हैं उस ए की जगह पर क्या करते हैं, बी का पावर वाई रख देते हैं। इक्वेशन ए को आगे बढ़ाइए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यहाँ बी टू दी पावर एक्स, तो बी का पावर एक्स लिखना है। यहाँ ए का पावर एन, और ए का वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, पी का पावर वाई, इसलिए ए की जगह पर जो है बी टू दी पावर वाई रख देते हैं। ए का वैल्यू पुट कर दी, पावर एन है तो पावर में एन लिखना है। अब 7th क्लास सब में पढ़े होंगे, एक्स का पावर एम होल का पावर अगर एन रहता है तो पावर पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने एम एन हो जाता है। अगर पावर का अगर पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई में आता है। यहाँ बी का पावर वाई है, होल का पावर एन है, तो पावर पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वाई को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन वाई आ जाए। अब यहाँ एल एच एस आर एच एस का बेस सेम आ गया, तो बेस अगर सेम रहेगा तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है, इसलिए पावर को सेम कर देंगे। तो एल एच एस का पावर एक्स है, आर एच एस का पावर एन वाई है। अब x किसके इक्वल है, x है log a का पावर n टू दी बेस b, x की जगह पर क्या रखते हैं, log a का पावर n टू दी बेस b रखते हैं, n है तो n लिखते हैं। और यहाँ पर y है, y का वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, log a टू दी बेस b, y की जगह पर रख देंगे log a टू दी बेस b। यही प्रूफ करना, देख रहे हैं। तो डायरेक्ट याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट के पावर में अगर कोई नंबर रहेगा उस नंबर को बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई नंबर अगर लॉग में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्ग्यूमेंट के पावर में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ देख, अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना है तो 625 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टू द पावर 4 आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ आर्ग्यूमेंट के पावर में 4 है, इसलिए 4 को बाहर करके ये लॉग में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी बताए हैं, यहाँ आर्ग्यूमेंट बेस सेम आ गया। आर्ग्यूमेंट बेस अगर सेम रहता है लॉग का वैल्यू 1 आता है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, 4 आएगा। अब जैसे इसका वैल्यू निकालना, यहाँ -3 का पावर अगर 6 लेंगे तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव आएगा मतलब लॉग डिफाइंड आएगा। तो आर्गुमेंट भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, बेस 3 है, 1 के इक्वल नहीं है, लॉग डिफाइंड है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि आर्गुमेंट की पावर में यहाँ 6 है, इसलिए 6 को बाहर कर देंगे और लॉग में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 6 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग का आर्गुमेंट यहाँ निगेटिव आ जाएगा, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखना है कि आर्गुमेंट के पावर में अगर कोई नंबर रहेगा तो उस नंबर को बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आर्गुमेंट अगर निगेटिव आता है, आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड के अंदर कर दें। अब -3 का अगर मोड लेते हैं, ये वैल्यू +3 आए, इससे लॉग क्या होगा, डिफाइंड आ जाएगा। इसलिए अगर आर्गुमेंट निगेटिव अगर आ जाता है तो वह उसको मोड के अंदर कर दें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसका, बेस पावर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बेस पावर फॉर्मूला। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बेस पावर फॉर्मूला होता है कि बेस के पावर में कोई नंबर रहेगा। यहाँ बेस के पावर में n है, तो बेस के पावर में अगर कोई नंबर रहता है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल करके तब लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर में n है, n का रेसिप्रोकल जो है 1/n आएगा। तो 1/n से क्या करना है, कि लॉग को मल्टीप्लाई करना है। अब पीछे बताया है अभी कि आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, अगर आर्गुमेंट के पावर में रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा बाहर, लेकिन अगर बेस का पावर रहता है तो उसका पहले रेसिप्रोकल करना है और तब लॉग में मल्टीप्लाई करना है। इसका अपोजिट भी याद रखना है कि कोई नंबर अगर लॉग में अगर मल्टीप्लाई रहता है उसको अगर बेस के पावर में लिखना है तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और तब लिखेंगे। जैसा प्रूफ जो है इसके पहले बता दिए एफ नंबर का, वैसा ही प्रूफ जी का भी। अब इसका एग्जाम्पल समझ।
अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 625 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 5 का पावर 4 है, यहाँ बेस के पावर में 4 है, तो पहले 4 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है। 1/4 से क्या करना है, इन लॉग को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बेस सेम आ गया। अब बताएं कि आर्ग्यूमेंट बेस अगर सेम रहता है, लॉग का वैल्यू 1 आता है, तो 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना, तो ये -2 का पावर अगर 2 ले लेते हैं तो ये +4 आएगा, मतलब बेस पॉजिटिव है, मतलब ये लॉग डिफाइंड है। तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 से क्या करना है, ये लॉग को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बेस निगेटिव आ जाएगा, इसलिए बेस को क्या करना है, कि मोड के अंदर करना है। तो मोड के अंदर करने से क्या होगा, -2 का मोड +2 आएगा, तो बेस पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब लॉग डिफाइंड हो जाएगा। इसी फार्मूला का नाम है बेस पावर फार्मूला, मतलब बेस का पावर में कोई नंबर रहे तो उसका पहले रेसिप्रोकल करके तब लॉग में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है बेस चेंज फार्मूला, मतलब बेस को चेंज करना है, बेस को बदलना है। तो समझते हैं कि बेस चेंज फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, बी, बेस को चेंज करना है, मतलब बेस को बदलना है। अब बेस अगर चेंज करना है, सबसे पहले एक डिवाइड का साइन लिख लेते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह लॉग लिख लेते हैं। गिवन लॉग का जो आर्गुमेंट रहता है उसको न्यूमरेटर वाले लॉग के आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। गिवन लॉग का जो बेस रहता है उसको डिनोमिनेटर में जो लॉग है उसके आर्गुमेंट में लिखना है। जिस बेस में चेंज करना है वो यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। मान लिया सी बेस में चेंज करना है, यहाँ भी सी लेंगे, यहाँ भी सी लेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी लॉग का बेस दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देख रहे हैं LHS में लॉग का बेस बी है, जबकि RHS में लॉग का बेस सी आ गया, मतलब बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये कैसे आता है, इसका प्रूफ समझना, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी जितना भी लॉगरिथम है यहाँ पर उसको पहले कुछ लेट कर लेते हैं। तो एक लोग आपका LHS में है, इसको x मान लेते हैं। RHS में 2 लोग आ गए, एक को y और एक को z मान लेते हैं। तो पहले log a टू द बेस b को x मान लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी d लगाते हैं, log का इंपॉर्टेंट रूल। बताएं कि log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस की पावर में लेते हैं, तो b का पावर x आएगा, उसका जो वैल्यू है आर्गुमेंट a है तो a के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर में जो log है उसको y मान लेते हैं, log a टू द बेस c को y लेट कर लेते हैं। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यहाँ log का वैल्यू y के इक्वल है, इसलिए y को बेस के पावर में लेना है, तो c का पावर y जो है ये भी a के इक्वल आ जाएगा। इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो log है उसको z मान लेते हैं, अब यहाँ log b टू द बेस c को z मान लेते हैं। अब यहाँ log का वैल्यू z के इक्वल है, इसलिए z को लेना है बेस के पावर में, तो c का पावर z ये आर्गुमेंट के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है। दो इक्वेशन का RHS अगर इक्वल रहता है दोनों का LHS भी इक्वल होता है, इसलिए 1 और 2 का LHS इक्वल कीजिए। 1 और 2 का LHS इक्वल कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 का LHS जो है b टू द पावर x, इक्वेशन 2 का LHS क्या है, c का पावर y। अब यहाँ b का वैल्यू किसके इक्वल है, c टू द पावर z के इक्वल है, इसलिए b के जगह पर c का पावर z रख देते हैं। अब यहाँ पावर का पावर आ गया, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई आ जाए, zx आ जाएगा, xz आ जाएगा। अब यहाँ बेस सेम है, अब बताएं कि बेस अगर सेम रहता है तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है। LHS का पावर xz है, RHS का पावर y इक्वल कर दो। अब यहाँ से अगर आप x निकालते हैं, x का वैल्यू जो है y अपॉन z आ जाएगा,
अब x किसको लेट किए, log a टू द बेस b को, x की जगह पर log a टू द बेस b रखते हैं। अब y किसको लेट किए, log a टू द बेस c को, तो y की जगह पर log a टू द बेस c रखते हैं। z किसको लेट किए, log b टू द बेस c को, इसलिए z की जगह पर log b टू द बेस c रखते हैं। लेकिन प्रूफ करना था। हाँ, तो बेस चेंज फार्मूला जो है वो कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका ध्यान रखना। अब जैसे यही कोई लॉग दिया है, इसका बेस चेंज करना है। अब बेस में मान लेते हैं 7 लेना है, तो पहले क्या बताएं, डिवाइड का साइन लिखना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉग लिखना है। गिवन लॉग का जो आर्गुमेंट है उसको आर्गुमेंट में, गिवन लॉग का जो बेस है उसके इसके आर्गुमेंट में लिखना है। 7 बेस में चेंज करना है, यहाँ भी 7 लगा देंगे, यहाँ भी 7 लगा देंगे। देख रहे LHS का बेस 3 है लॉग का, RHS का बेस 7 आ गया, मतलब बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। और नेक्स्ट है इंटरचेंज फार्मूला। तो इंटरचेंज फार्मूला का यूज करने से पहले तभी यूज करते हैं इसका जब आर्गुमेंट को बेस में और बेस को आर्गुमेंट में चेंज करना। यही लॉग दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट और बेस को अगर आपस में अगर इंटरचेंज करना रहता है तो इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब कि जो आर्गुमेंट में है उसको बेस में लिखना है और जो बेस में है उसको आर्गुमेंट में लिखना है, तब इंटरचेंज का यूज करना है। इसका रूल होता है, पहले न्यूमरेटर में 1 लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में लॉग लिख लेते हैं, और जो इसका आर्गुमेंट है उसको बेस में लिखना है और जो बेस में है उसको आर्गुमेंट। देख रहे हैं LHS में लॉग का बेस a है, मैं LHS में लॉग का आर्गुमेंट a है तो बेस में आ गया, अब बेस में यहाँ b है तो आर्गुमेंट में आ गया। आर्गुमेंट और बेस जो है वो आपस में इंटरचेंज आ गया। आर्गुमेंट और बेस को अगर इंटरचेंज करना रहता है तभी इंटरचेंज फार्मूला का यूज करना। मतलब ये बेस चेंज फार्मूला का ही पार्टिकुलर केस आ गया। मैंने LHS का वैल्यू RHS की इक्वल दिखाना, अब इसका LHS लिख लेते हैं। LHS यहाँ पे log a टू द बेस b है, लेकिन RHS में जो log लाना है उसका बेस a है, ना बेस को चेंज करना है। तो बेस चेंज फार्मूला बताएं, एक डिवाइड का साइन लिखना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log लिखना है। गिवन log का आर्गुमेंट a है तो उसको a में, अब बेस में b है तो उसको इसके आर्गुमेंट है। अब a बेस में चेंज करना है, यहाँ भी a लगा दिए, यहाँ भी लगा। अब यहाँ आर्गुमेंट बेस सेम आ गया, लॉग का आर्गुमेंट बेस अगर सेम रहता है तो लॉग का वैल्यू 1 आता है। ये प्रूफ करना, देख रहे हैं आर्गुमेंट और बेस को अगर आपस में अगर इंटरचेंज करना रहता है तो इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंटरचेंज का यूज करेंगे तो डिवाइड का साइन लिखना है, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में लॉग लिखना है। आर्गुमेंट वाले को बेस में लिखना है और बेस वाले को आर्गुमेंट। तो इसका नेक्स्ट है प्रोडक्ट फार्मूला। मतलब लॉग का आर्गुमेंट जो है वो मल्टीप्लाई में रहता है। अब जैसे लॉग का आर्गुमेंट यहाँ मल्टीप्लाई में, तो लॉग m इंटू n, आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, देखना है कितना नंबर मल्टीप्लाई में, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई है, 2 लॉग लिखना है और दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देना है। जो बेस है उस बेस को एज इट इज लिख देंगे, और ये फर्स्ट नंबर को फर्स्ट लॉग के आर्गुमेंट में और सेकेंड नंबर को सेकेंड लॉग के आर्गुमेंट में लिखते हैं। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n आता है, या इसका अपोजिट भी याद रखना है, log m प्लस log n, फार्मूला आएगा log m इंटू n। मैंने log का आर्गुमेंट, मैंने log अगर सम में रहे और उसका बेस अगर इक्वल रहता है तो एक log लिख के आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने log अगर सम में है और सभी log का बेस अगर सेम है तो एक log लिख के आर्गुमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी फार्मूला का नेम जो है वो प्रोडक्ट फार्मूला होता है। लॉगरिथम का आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म अगर दिया रहता है तो आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए
LHS में एक लोग है, RHS में 2 लोग हैं, एक को x, एक को y और एक को z मान लेंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब जिसे यहाँ देखो, अब यहाँ log का आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ 3 नंबर मल्टीप्लाई में, पहले 3 log लिखना और सब के बीच में प्लस का साइन दे देना। अब ये फर्स्ट नंबर को फर्स्ट log के आर्ग्यूमेंट में, सेकेंड नंबर को सेकेंड log के आर्ग्यूमेंट में और थर्ड नंबर को थर्ड log के आर्ग्यूमेंट में लिख लेना। जो बेस है तो बेस को एज इट इज लिख लेना। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट की पावर में 2 है, इसलिए 2 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करें। यहाँ आर्ग्यूमेंट की पावर में 3 है तो 3 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करें। आर्ग्यूमेंट की पावर में 9 है, यहाँ 9 को बाहर करके log में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। अब नेक्स्ट होता है डिवीजन फार्मूला होता है, मतलब log का आर्ग्यूमेंट जो है वो डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो log m बाई n, इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n आता है। बेस a है तो बेस a लिखना, मतलब log का आर्ग्यूमेंट अगर डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, डिवाइड रहेगा तो पहले 2 log लिखना है, बीच में माइनस का साइन दे देना है। न्यूमरेटर को फर्स्ट log के आर्ग्यूमेंट में, डिनोमिनेटर को सेकंड log के आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं। लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी याद रखना है। 2 log अगर डिफरेंस में रहता है तो 1 log लिख के आर्ग्यूमेंट को डिवाइड कर देते हैं। तो log m अपॉन n जो है वो log m माइनस log n आता है, या log m माइनस अगर log n रहता है उसको log m बाई n भी लिख सकते हैं। अब यहाँ log का आर्ग्यूमेंट जो है डिवीजन के फॉर्मेट में आ गया। बताएं log का आर्ग्यूमेंट अगर डिवाइड में रहता है पहले 2 log लिखना है, बीच में माइनस का साइन दे देना है। न्यूमरेटर को फर्स्ट log के आर्ग्यूमेंट में, डिनोमिनेटर को सेकंड log के आर्ग्यूमेंट में। बेस 7 है, बेस में 7 लिखें। अभी पीछे बताए हैं आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला, आर्ग्यूमेंट की पावर में 3 है इसलिए 3 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आर्ग्यूमेंट की पावर में 11 है, 11 को बाहर करके log में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। n1 का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर हो गया, और n2 का मतलब आ गया सेकंड नंबर आ गया। मतलब 2 नंबर इक्वल है, 2 नंबर अगर इक्वल रहता है तो उसके दोनों साइड log ले सकते हैं। LHS में भी log ले सकते हैं और RHS में भी log ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस RHS में भी लेते हैं। मतलब 2 नंबर अगर इक्वल रहेगा तो उसके दोनों साइड log लगा सकते हैं। LHS में भी log ले लिए और RHS में भी log ले लिए, लेकिन दोनों का बेस इक्वल लेना है। जो बेस LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, log n1 टू द बेस a इक्वल टू log n2 टू द बेस a। मतलब यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड log है और दोनों log का बेस इक्वल है। अगर LHS RHS में अगर log रहे और log का बेस अगर इक्वल रहेगा तो log हटा लेते हैं। जब log हटाते हैं बेस भी हटता है। LHS में n1 आएगा और RHS में क्या आएगा, n2 आएगा। मतलब 2 नंबर अगर इक्वल रहेगा तो उसके दोनों साइड log ले भी सकते हैं, लेकिन बेस सेम लेंगे। या फिर इक्वेशन के दोनों साइड अगर log रहता है और बेस अगर सेम रहेगा तो log को हटा भी सकते हैं। अब यहाँ log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 को सिंपली log x लिख सकते हैं। मतलब लॉगरिथम का बेस अगर नहीं लिखा रहता है तब बेस में 10 समझते हैं, या log x को सिंपली lgx भी कहते हैं। अगर log का बेस कहीं नहीं लिखा हुआ है तो बेस में क्या होगा, 10 आता है। log x लिखे या फिर lgx लिखे या उसको log x टू द बेस 10 लिखते हैं, उससे हम आते हैं। अब अगला है log x टू द बेस e, जहाँ पर e एक्सपोनेंशियल नंबर आता है। तो लॉगरिथम का बेस अगर e लिखा रहता है उसको ln x कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ln x। ln का मतलब भी log आता है, ln का मतलब क्या आएगा, log आता है, लेकिन बेस क्या रहता है, e रहता है।
log x टू दी बेस अगर e लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ln x बोलते हैं। मैंने ln का मतलब क्या आएगा, log आएगा, लेकिन बेस क्या रहता है, e रहता है। और e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं, e को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं। और इसी e को जो है नेपियर नंबर भी कहते हैं। और e का जो वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू, वो 2.71828 आता है। इसको सिंपली 2.71 भी लिख सकते हैं।